हाँ जी, गुड आफ्टरनून। इस तैयारी की पहली शर्त है सिंसियर होना। अगर आप सिंसियर ही नहीं है तो आप घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपको यही पता नहीं कि कहां पर किस प्रकार का बिहेव किया जाना चाहिए, खोटी हो रहे हैं आप। इससे अच्छा आप घर जाइए, दूसरा काम कीजिए, बिजनेस कीजिए और किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये आपके बस की बात है ना। आप जिस चीज की तैयारी करते हैं कम से कम उस लायक बिहेव तो आपका होना चाहिए। यदि आपका उस लायक बिहेव ही नहीं है, फिर क्यों यहाँ आए, क्यों यहाँ एडमिशन लिया, क्यों तैयारी की ढोंग रचते हो। फिर आप यूं समझ लीजिए कि आपके घर वालों के पास में 1 लाख रुपए थे, उनको लगा क्या करवाएं, तो उन्होंने आपको तैयारी के लिए भेज दिया। ना आपका तैयारी का मूड है, ना आपकी तैयारी की नीयत है, ना आप ऐसा चाहते हैं कि आप में किसी भी प्रकार का सुधार है। सिंसियर रहा कीजिए यार। उल्टा ये होना चाहिए कि आप 20 मिनट, यदि बीच में गैप था तो आप पढ़ लें, उस 20 मिनट में याद कर लें। होना ये चाहिए कि जैसे मेरे से पहली क्लास किसकी भी थी, हिंदी की। क्या पढ़ाया सर ने, क्या? आप फॉर्मेट देख लें उसका, घर पे जाके ना देखना पड़े। समय बचाएं अपना, समय निकलते समय नहीं लगेगा। आपको लगता होगा कि सर हमें तो ये पेपर तो देना ही नहीं, तो अगला देंगे। अगले का टाइम यूं निकलेगा, कब आपके सामने पेपर आ जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, और उस दिन तक आपको कुछ ही नहीं आएगा। इसलिए मम्मी पापा को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको इतनी जल्दी भेज दिया कि आपके पास में इतना टाइम है। लोग तो आज के 1 साल बाद में भी आएंगे एडमिशन लेने, 2 साल बाद में भी आएंगे, उस दिन भी आएंगे ना जिस दिन वैकेंसी आएगी। उनकी तुलना में आप 3 साल तो आगे होगे। भयंकर कंपटीशन का माहौल है, उसमें आप अब से यदि नहीं पढ़ेंगे तो वैसे ही बात नहीं पड़ेगी। तो पढ़िए, इस 20 मिनट का सदुपयोग किया कीजिए। ये 15-20 मिनट आपके लिए छुट्टी नहीं होती, मास्टर के लिए होती है कि वो लगातार बोलता है। मैं उधर क्लास ले रहा था तो मुझे लगता है 15 मिनट में बैठ जाऊं, शांति से सोच लूं कुछ बात, तो अगली क्लास के अंदर जाऊं। आप तो पानी की बोतल पास में रख के बैठा कीजिए, यही पानी पी लिया कीजिए और पढ़ लिया कीजिए। आप बाहर जाएं, हा हा ही करें, 4 थड़ियों पे बैठ के कोई सिगरेट पी के आए, बीड़ी पी के आए, उससे अच्छा यहीं बैठे रहे। सिंसियर रहिए यार, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप कभी कभार ऐसा कर लेते हैं कि आया कोई आपने बजा लिया, एक अकेला आदमी बजा रहा है, उसको खुद को नहीं लगता कि मैं मूर्ख जैसा लग रहा हूं, तो खुद को फील नहीं होता कि यार आसपास वाले पागल नहीं समझ ले, फिर भी वो पागलों की तरह उस चीज को कर रहा है। गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या? बताओ, देखे थोड़ा मुझे पुराना। इल्तुतमिश मुसलमान राजाओं में एक अच्छी बात थी कि उनको जब भी लगता कि हम हार रहे हैं, वो अपनी सेना लेके पीछे हट जाते। कि मान लो राजा 20,000 की सेना लेके आया, लड़ाई शुरू हुई, शुरुआत की लड़ाई में 5,000 जल्दी मर गए, उसको लगा 5 तो मर गए, बाकी वाले 15 बचेंगे नहीं, शाम से पहले पहले ये और मरेंगे, तो बाकी अपने 15 गदच अपने हाथ में लो, अपने वापस चलते हैं, अब अपने लड़ेंगे नहीं। अपने यहाँ पे राजाओं के साथ, राजस्थान वालों के साथ पंगा था। अपने यहाँ थे कि या तो जीतेंगे या मर जाएंगे, या तो जीतेंगे या वापस जाना, क्योंकि वापस चले जाते तो अपनी जनता नहीं जीने देती। बस हार गए, इतना ही दम था, है ना। अपने ऐसे ज्यादा है ना बातें थोड़ी। आप आरएस की तैयारी करने आए हो तो अभी भी आपको लोग यूं कहने लग जाएंगे, देख लेंगे, है ना। अरे यार क्या देख लोगे यार, या तो बनेंगे या नहीं, दो ही तो चीज हो सकती है। इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा कुछ थोड़ी हो सकता है। ये थोड़ी है कि भाई आरएस की तैयारी करनी और ऊपर से आसमान गिर जाएगा कि नहीं, बारिश बंद हो गई क्योंकि आपने आरएस की तैयारी कर लिया, आपका आरएस में सिलेक्शन है। या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन तब का तब देखेंगे यार, आगे का किसने देखा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर लोग अभी से इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। और आप आरएस का एग्जाम देते हैं, मान लो एक बार आप फेल हो गए, आप बनते नहीं है, तो इस पास पड़ोस वाले आपको यूं, और एसडीएम साहब पोस्टिंग का है, पता उनको भी है कि आपका सिलेक्शन, और यूं मजे लेते रहते हैं। और यूं दूसरे लोगों के साथ वैसी बातें करेंगे, अरे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, वहां जयपुर घूमते रहते हैं, फिल्में देखते हैं, हमें तो पता ही है, हमने तो खुद इसको सिनेमा हॉल में कई बार देखा है, तो आप क्या लेने गए थे वहां पे? है ना, ऐसी बातें होती है। तो अपना है जी, अपने आसपास का एटमोस्फेयर इसी प्रकार का रहता है। और वो को यदि आप पास हो जाओ तो कहते हैं हमें तो पहले से ही पता था, बचपन से ये तो क्या था, इंटेलिजेंट था, और बचपन से पता था कि ये क्या बनेगा, आरएस।
और आप मन ही मन सोचते हो कि बचपन में 9th में सप्लीमेंट्री आई थी मेरे बहुत बाद में पढ़ने लगा था यार मैं, पर आप था भाई, मैं बचपन में ही था। तो वैसे वैसे थे कि राजा अपने हार के वापस जाते नहीं। यार अपने ऐसे एग्जाम्पल है कि कोई राजा हार के वापस चला गया, जो रानी ने दरवाजे बंद कर दिए, ऐसे पति का तो क्या ही मुंह देखूं, तो बंदा बेचारा लुगाई से डरता कि यार लुगाई बेइज्जती कर देगी। तो मुसलमान राजा में था भाई, पीछे हट जाया करते थे। इल्तुतमिश जब हारने लगा तो इल्तुतमिश अपनी सेना लेके भाग गया। अच्छा, अपने एक चक्कर और था कि भागती हुई सेना का पीछा नहीं करते, भागती हुई सेना का आमने सामने। उल्टा अपने तो ये था कि मान लो इधर से मैं लड़ रहा हूं, उधर सामने लड़, तलवार चला रहे हैं, और इधर वाले बंदे की तलवार, एक बंदे की तलवार टूट गई, सामने वाले के बंदे की तलवार टूट गई, तो अपने वाला रुक जाता था, भाई नहीं लिया। और मान लो वो कहते भाई मेरे पास नहीं है, तो रुक मेरे पास दो, एक मत रहे। अरे खूब एग्जाम्पल अपने से। और मैं कहता हूँ ये जेनेटिक्स है ना, अपने में अभी तक भी नहीं के कि भाई, मैं कई बार कॉलेजों में पढ़ते हैं तब हम देखते थे कि जब कॉलेज में पढ़ते तो हमारे साथ वाले कई जो दोस्त थे वो यूं लड़ाई झगड़े में तगड़े पड़ते, कहीं लड़ाई झगड़ा कर लेते और कर लेते। कई बार हम उनकी बात सुनते, उनके साथ बैठे होते, कभी दोस्तों के साथ बैठे होते, तो मान लो किसी दोस्त ने आगे कहा कि अरे आज तो हमने ना कॉलेज में उसको पीट दिया था। तुम कितने लोग थे? 5। सामने वाला कितना था? 1। तरीका भाई, अकेले को बापड़े को पीट के, तो वो कभी कोई बंदा आकर था कि मैं अकेला था, आज वो 5 आए, उन्होंने मेरे से लड़ाई की, हालांकि उन्होंने मेरा सिर फोड़ दिया, पर मैंने भी उनको खूब पीटा। तो अपने शाबाश शाबाश मेरे चीते, कोई बात नहीं, लड़ाई में एक के लगती है, उसके अंदर क्या होता है, पर तूने 5 का मुकाबला किया, ये बड़ी बात है। तो आपने हमेशा संघर्ष करने वालों को अच्छा ही माना है। जो कोई बेसहारा होता है उस पर कभी भी हमने किसी प्रकार का आक्रमण, कोई कमजोर है उस पर आक्रमण नहीं। हमें लगता था यार दुश्मन हमेशा बड़े होने चाहिए, व्यक्ति की पहचान उसके दोस्तों से नहीं, किससे होती है? इसलिए आपके दुश्मन हमेशा क्या होने चाहिए? बड़े। इसलिए तैयारी करनी तो ढंग से RS-IS की करनी, धूड़ खावनी दोबा दोहरे माथे बैठ रखा हूं, फिर होंगे सर ये एग्जाम भी दे लूं क्या? सर एक बार जैसे तैसे कहीं ना कहीं हो जाए, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप, जब आप यूं कहीं ना कहीं का सोचते हैं तो फिर भगवान कहीं ना कहीं देता है, जब आप बड़ा सोचते हैं तो भगवान। इसलिए अपने छोटे मोटे एग्जाम के बारे में यूं सोचना ही नहीं, अपने किसके बारे में सोचना? मैं कहता हूं IS के, क्यों RS का क्यों सोचना? भाई सेम तैयारी है, यही RS की है, यही IS की है। आप बहुत अच्छे टाइम में हो कि आपको मौका मिला हुआ है 2-2.5 साल का, कि आराम से आप कोचिंग पूरी कर सकते हो, तो आपने तो IS का ही सोचना कि अपने IS का एग्जाम देंगे। कोई अंतर नहीं, जो RS वाले बैच में बैठते हैं उनके IS में सिलेक्शन हो जाते हैं, जो IS वाले में बैठते हैं उनके किस में सिलेक्शन हो जाते हैं? सिविल सर्विस के पेपर है, एक नेशनल लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, वही लोग उधर लगते हैं, वही लोग इधर लगते हैं। पर चूंकि आप सोचते ही नहीं, आपकी सोच ही वहां RS वाले पे जाके समाप्त हो जाती है, आपने सोचा ही नहीं, इसलिए IS वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। जिसने सोच लिया उनके IS में सिलेक्शन हो गई। बाकी मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं कि IS में हुआ था उसके 2 अलग सींग लगे हुए थे, RS वालों के सींग काट दिए थे किसी ने, क्या ये केवल RS कर सकते हैं, IS नहीं कर सकते? बाकी सेम सेम चीजें। मेरे को पूछता है कि सर फिर IS का बैच अलग क्यों चलाते हो? क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि नहीं IS की तरह अलग से थोड़ी बहुत सब्जेक्ट अलग होता है तो उधर अलग पढ़ा दिए जाते हैं। बाकी क्या चेंज करें? RS-IS में क्या चेंज हो जाए? मान लो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाएगा हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर था, उधर क्या करेंगे? ये थोड़ी उधर IS वालों में जाकेंगे, देखो IS हो तो है ना, तुम्हारा हुमायूं बाप बाबर नहीं लिखवाएंगे, थोड़ा बाप चेंज करें, इतना तो देखो करना पड़ेगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, पर वहां जाके कहेंगे देखो 2-3 तो बढ़ाओ यार मीटर, IS यार लेवल अप करो यार खुद का, इतने तो RS में ही पढ़ते हैं, थोड़ी इधर ज्यादा कर लो, ऐसा तो नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति रहेगा, सारी चीजें वही है, सेम सेम चीजें, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो अंतर स्टूडेंट अपने आप ही कर लेता है। इसलिए सबको IS का एग्जाम देना है। तब ये मन में सोचिए कि अपने को IS का एग्जाम भी, सिविल सर्विस का पेपर है, जो सोचता है उनके सिलेक्शन भी हो जाते हैं। इस बार जब IS का रिजल्ट आया प्री का, तो हमने सब बैच के अंदर पूछा, IS वाले बैच का तो हमें पता था भाई इस बैच में किस किसने दिया एग्जाम, तो हमारे पास था कि भाई इनका। RS वाले बैच में भी हमने कहा कि भाई किस किसने दिया था, कई बच्चों ने बताया भाई पहले ये किनका प्री पास हुआ, खूब सारे बच्चों का प्री पास हुआ जो RS वाले बैच में बैठते हैं। उनको बाद में कहा कि लो भाई तुम हमसे कॉन्टेक्ट करो, थोड़ा IS के लिए अलग है, तुम्हें थोड़ा और बातें बताते हैं आप। तो आपने इस बैच कोई दिक्कत नहीं आपको, सर हम तो इस बैच में बैठ गए, प्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्री में सेम RS सेम IS, मेंस के अंदर दिक्कत आती है, मेंस में अपना अलग पढ़ लेंगे थोड़ा,
जो चीजें एक्स्ट्रा और पढ़ लेंगे। एक सब्जेक्ट लेना होता है, ये बार थोड़ा जीके तैयार कर लो, फिर मेरे से पूछ लेना सर क्या सब्जेक्ट लेना क्या नहीं, अपने तय कर लेंगे ये सब्जेक्ट लेना ये नहीं। आई बात समझ में? तो हमेशा सोचना किसका, बड़ा सोचना, छोटा कभी भी सोचना। वो हमारे एक सीनियर थे, वो हंसते थे कि मैं जिस दिन 12th की ना, 12th करते ही मैंने एग्जाम दिया था एनडीए का। एनडीए होता है लेफ्टिनेंट के लिए डायरेक्ट जो एग्जाम होता है, मैं फेल हो गया उसमें। फिर भैया तो फिर मैंने दिया सीडीएस, बीए करने के बाद सीडीएस का एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल पर होता है सीडीएस, 12th लेवल पर होता है एनडीए। फिर मैं सीडीएस में फेल हो गया। फिर भैया तो फिर मैंने दिया उसका एक असिस्टेंट कमांडेंट, एससी का एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट, वो उसमें फेल हो गया। फिर उसे इंटरव्यू दे के उधर फेल हो गया। फिर मैंने दिया आरएस का, फिर तो मैं इसमें फेल हुआ जिसमें इंटरव्यू देकर फाइनल सिलेक्शन। फिर मैंने दिया आईएएस। भैया अब आईएएस में फेल हो गए तो फिर यूएनओ को ही दूंगा, डायरेक्ट संयुक्त राष्ट्र संघ एग्जाम लेगा वो देंगे, वापस नीचे जाना ये कभी दिमाग में नहीं आया कि सर आईएएस में नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो कहीं पर हो जाए। कुछ ना कुछ का किसने देखा है आपने? बड़ा फिर आरएस हो गया था, आरएस में सिलेक्शन हो गया था। तो आदमी को हमेशा सोचना कैसा चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। तो इल्तुतमिश जैसे यहाँ भूताला युद्ध में हारने लगा तो उसने अपने सैनिकों को कहा भाई साहब वापस, है ना, जब उसकी सेना भागी, अपने वाली सेना भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करती, तो अपने वाली सेना ने भूताला में जश्न मनाना शुरू किया, तमंचे भी डिस्को, जीत गए जीत गए। इल्तुतमिश जब भाग रहा था तो भूताला के पास में पड़ता नागदा, भूताला के पास में क्या है ना, वो नागदा को लूट गया, क्योंकि सेना सारी कहां गई लड़ने के लिए, भूताला, नागदा खाली पड़ा था, वो नागदा के गेट वेट तोड़ गया। ये जयतर सिंह ने भूताला जीत के वापस आए, कहा अरे यार ये तो इल्तुतमिश तो भागता हुआ क्या तोड़ गया, आपने गेट तोड़ गया, नागदा की चीजें बर्बाद कर गया। तो इनको समझ में आई कि राजधानी कभी भी प्लेन एरिया के अंदर नहीं होनी, राजधानी हमेशा ऊंची होनी चाहिए। इनके पास एक किला था चित्तौड़, कौन सा किला था? जयतर सिंह अपनी राजधानी चेंज कर देता है, राजधानी कहां पे लेके जाता है? चित्तौड़। चित्तौड़ पे कब्जा किसने किया था? बप्पा रावल। पर राजधानी उसको कौन बनाता है? जयतर सिंह। क्यों बनानी पड़ती है उसको? क्योंकि इल्तुतमिश ने नागदा को लूट लिया था। लिख लो, मेवाड़ में कौन सी शाखा थी? रावल। मेवाड़ में कौन सी, सॉरी नेपाल में कौन सी थी? राणा। कौन सी थी? राणा। भारत में राजतंत्र समाप्त हो गया 1947। जैसे अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए, राजाओं महाराजाओं वाला जो भी राज था उसको भी किसमें शामिल कर दिया गया? भारत। तो राजतंत्र क्या हो गया? समाप्त। तो मतलब हमारा राजतंत्र कब समाप्त हो जाता? 1947। नेपाल में राजतंत्र चल रहा था 2008, कब तक चल रहा था? 2008 में वहां पे राजतंत्र समाप्त होता है। नेपाल के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था राणा ज्ञानेन्द्र। राणा ज्ञानेन्द्र, क्या नाम था? नाम क्या क्या लग रहा है? क्योंकि कौन सी ब्रांच है वो? राणा ब्रांच। कौन सी ब्रांच है? गोहिल वंश की राणा ब्रांच है। तो लास्ट तक भी राजाओं के नाम क्या क्या लग रहा है? तो 2008 में भी उनके जो राजा वहां पे लास्ट राजा जिनको हटाया गया था उनका नाम क्या था? राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम था? मुझे याद है उन दिनों जब 2008 में ये हटाने की बातें चल रही थी, तब मैं यूं समझने लगा ही था, चीजों को तैयारी वैयारी करने लगे थे थोड़ी थोड़ी यूं। आप में से तो कई जन्म तो हो गया था 2008 तक, आप में से तो कोई नहीं है जो 2008 के बाद पैदा हुआ है। चलो शुक्र है। क्लास में मैं पूछता हूँ, मैं कई बार कहता हूँ 2008 के वर्ल्ड कप में ये हुआ था, बच्चा कहता है वर्ल्ड कप भी हुआ था क्या 8 में? कैसे? मैं सर 7 में पैदा हुआ था, मैं 1 साल का था, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। कितने लोग हैं जो 2007 में पैदा हुए आप में से? 7, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2000 से पहले की मशीनें कोई तो होना चाहिए यार, 2000 से पहले वालों में भी तो है ना। मैं तो वही है, मैं तो और पुरानी मशीन हूं यार, 1990 से पहले की हूं। अच्छा ये भैया और है? हाँ तुम कोई भी नहीं हो, छोटे छोटे एकदम नन नने बच्चे यार। तो गोहिल वंश की कौन सी शाखा आ गई थी? राणा। तो 2008 में जब वहां राणा ज्ञानेन्द्र को हटाया जा रहा था तो अखबार में न्यूज आती कि यदि राणा ज्ञानेन्द्र को यह लगा कि नेपाल में उनको पकड़ के जेल में डाल सकते, क्योंकि जहां पर राजतंत्र समाप्त हुए ना भारत को छोड़ के, भारत में राजतंत्र आसानी से समाप्त हो गए कि राजाओं ने विलय पत्र पर साइन कर दिए और भारत में शामिल हो गए। बाकी खूब सारी जगह पे राजा को पकड़ के मार दिया गया, फ्रांस, रूस, है ना, खूब सारी जगह। तो ये भी हो सकता है नेपाल में भी जनता पकड़ के राजा को मार दे। तो अखबार में लिखा हुआ था कि यदि राणा ज्ञानेन्द्र को नेपाल में किसी भी प्रकार का खतरा महसूस हुआ तो राणा ज्ञानेन्द्र सीकर में शरण ले सकते हैं। कहां शरण ले सकते हैं? तो यार नेपाल का राणा है वो,
उसको शरण लेनी है तो पेरिस ले, लंदन ले, न्यूयॉर्क जा, सीख कर। और यदि भारत में भी लेनी है तो दिल्ली ले, बॉम्बे ले। तेरे को लगता है नॉर्थ में नहीं रहूंगा, नेपाल पास में पड़ता है, क्या पता नेपाली पकड़ के ले जाए, साउथ में जा, बेंगलोर ले, हैदराबाद ले, कलकत्ता ले। और राजस्थान में भी लेनी है तो उदयपुर ले, जयपुर ले, अजमेर ले, ठीक जम्मू रिंगस क्रॉस करके कहा जाएगा। पर फिर आगे उसमें लिखा था क्योंकि राणा ज्ञानेंद्र के राजकुमार पारस की शादी सिक्कर की राजकुमारी हिमानी के साथ की गई है। इसका मतलब नेपाल के राणा के बेटे की शादी कहां की हुई? कोई भी आदमी जब भी खतरा आएगा, दुख आएगा, रिश्तेदारों के पास ही जाएगा। रिश्तेदार कहां पर है? कहने का मतलब यह है कि कुंभकर्ण 1302 के आसपास नेपाल गया है। कब गया? 1302। राजतंत्र कब समाप्त हो रहे होंगे? 2008। 700 साल चला है। 700 साल बाद वे शादी ब्याह राजस्थान में कर रहे थे। शादी ब्याह कहां कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि हम कहां से आए हैं, मेवाड़। राजस्थान मेवाड़ से गए हुए थे, हम मेवाड़ से आए हुए। मेरे को याद है अभी अपने जब कोरोना आया था ना, कोरोना तो कुंभ का मेला आया बीच में, तो अपने सरकार ने एडवाइजरी जारी की भाई इस बार मेले में ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, कोरोना फैल रखा है, तो ज्यादा जनता वहां पर गई नहीं, तो बहुत कम से लोग गए थे। एक दिन अखबार में फोटो थी, नेपाल के राणा ज्ञानेंद्र तथा उनकी रानी ने कुंभ के मेले में डुबकी लगाई। कुंभ के मेले में नहा के जाते हैं, इसका मतलब आज भी मानते हैं कि यार हम राजस्थान के, हम इंडियन है, हम राजस्थान के इंडियन है, इसका मतलब हमारी संस्कृति भी इंडिया की है। कुंभ के मेले में इंडिया वाले जाते हैं, नेपाल वाले भी है। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ था, उस समय जो नेपाल के राजा थे उनका नाम था राणा त्रिभुवन देव। क्या नाम था? राणा त्रिभुवन देव ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी आप आजाद हो ही गए, हाँ आप नेपाल को भारत में शामिल कर लो। नेपाल को किसमें शामिल कर लो? नेहरू जी ने कहा यार ये कोई तरीका थोड़ी हो, हम तो खुद ही लोगों की गुलामी से आजाद हुए, हमने 2 साल अंग्रेजों की गुलामी झेली, आज आजाद हुए। आज हम नेपाल को अपने अंदर मिला, लोग क्या कहेंगे? बेटे कल तक तो कह रहे थे कि हम पर लोग आज शासन कर रहे हैं, और आज खुद ही किस पे शासन करने लगे? नेपाल राणा त्रिभुवन देव ने कहा अरे मैं ये नहीं करा, मैं तो कहता हूँ हमें अपना राज्य बना लो। जैसे तुम्हारा एक राज्य है पंजाब, एक राज्य है यूपी, एक राज्य है एमपी, वैसे एक राज्य क्या हो जाएगा? नेपाल। और वैसे भी अपना मैप देखो, नेपाल अपने अंदर है, इधर उत्तराखंड पड़ा, उधर आगे बंगाल बड़ा हिस्सा शुरू हो जाता है, बीच में अपना क्या रहा है? नेपाल। तो नेहरू जी का पर क्या दिक्कत है? आप अलग रहो, हम अलग है, ठीक है भाई भाई की तरह रह जाएंगे, आप छोटे भाई हो हम बड़े भाई हैं, अलग रहो ना, अंदर मिलके क्या करना है? उनका नेहरू जी प्लीज थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ लो, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? जिसके चारों तरफ जमीन है, समुद्र, और वे देश जिनके चारों तरफ समुद्र नहीं होता, किसी भी तरफ समुद्र नहीं होता, व्यापार कहां से करेंगे? विदेशी व्यापार तो सारा जल मार्गों से होता है भाई साहब, सामान का कैसे मंगवाओगे कोई भी? नेहरू जी ने कहा अच्छा ये टेंशन है क्या? टेंशन दूर कर देते हैं, हम तुम्हें हमारा एक बंदरगाह देते हैं कलकत्ता। कौन सा देते हैं? अमेजोन से कोई पार्सल मंगवाओ, उस पर एड्रेस क्या लिख दो? कलकत्ता। कौन सा लिख दो? तो नेपाल को कौन सा बंदरगाह दिया हमने? कलकत्ता। फिर कलकत्ता बंदरगाह छोटा पड़ने लग गया, नेपाल का सामान ज्यादा होने लग गया, अपना सामान भी ज्यादा होने लग गया। फिर नेपाल को हमने एक बंदरगाह और दिया, विशाखापत्तनम। कौन सा दिया? तो अब नेपाल सामान कहां मंगवाता है? कलकत्ता और विशाखापत्तनम। फिर यहां से ट्रकों में भर भर के कहां बेचते हैं? कहां बेचते हैं? नेपाल। तो और फिर हमने और कहा नेपाल वालों के लिए, हमने कहा तुम्हें वीजा की कोई जरूरत नहीं है ना, और किसी देश में जाना तुम्हें क्या चाहिए? वीजा। इधर आ जाओ, तुम आराम से इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। हमने और कहा कि तुम नौकरी कर लो हमारे यहाँ, सेना छोड़ो सब जगह, सेना तो एक्सट्रीम लेवल है। हमने कहा तो अपने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स में सारे नेपाली मिलते हैं, है ना। तो ये नेपाली बड़े बहादुर रहे हमेशा, इसलिए अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी नेपालियों को, बहादुर। अंग्रेज नेपालियों का दे देगी तुम बहादुर हो, इसलिए नेपालियों ने बाद में खुद ही कहना शुरू किया कि हम क्या है। तो अपने वो इतना दिमाग में घुस गया कि आज ही कोई सिक्योरिटी गार्ड भैया भी नेपाली होते हैं, अपने कहते हैं बहादुर है, अपने उनको बहादुरी बोलते हैं बाद में। हमने इवन यहां तक कहा कि और नौकरियां छोड़ो, आप हमारी सेना में भी आ सकते हो। भाई किसी देश की सेना में उस देश के लोग ही तो होते हैं, कि हमारी सेना है जिसमें नेपाल के लोग भी है। हमने पूरी रेजिमेंट बना रखी, गोरखा रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट है? वो बड़े बहादुर है गोरखा। 99 का वॉर जीता है हमें पूरा। 99 की वॉर में पाकिस्तान ने क्या किया? पहले कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। कारगिल बहुत ऊंचा, ऊंची ऊंची चोटियां, उन पे पहले वो कब्जा करके बैठ गया। हमें तो पता ही बाद में चला कि पाकिस्तान कब्जा कर गया।
तो हमने हमारे रेजिमेंट भेजी। शुरुआत में अपने राजस्थान की रेजिमेंट गई थी। अब अपने को पहाड़ों पे चढ़ने का इतना अनुभव भी नहीं है, तो पहाड़ पे तो पहाड़ी आदमी चढ़ सकता है, हमें रेत के दौरों पे चढ़ाना तो अपने वाला चढ़ जाए, है ना। अब भाई वो ऊपर बैठे, अपने वाले ऊपर चढ़ने का प्रयास करे, लेकिन वो ऊपर से फायरिंग करे तो अपना नुकसान ज्यादा। फिर अपने वालों को समझ में आई कि यार पहाड़ों पे पहाड़ी जल्दी चढ़ सकते, इसलिए कोई पहाड़ी रेजिमेंट भी उतारी जानी चाहिए। अपने राजस्थान वाले खूब अच्छे लड़े थे उसमें। अपने चूरू सीकर झुंझुनू के से कोई गांव नहीं होंगे जहां 99 के शहीद नहीं है, खूब सारे शहीद हुए थे उसमें 99 के अंदर अपने। तो अपने राजस्थान वाले लड़े थे उसमें। तो बाद में लास्ट में नेपाली वो गुरखा रेजिमेंट उतारी गई। गुरखा, फिर दूसरी दिक्कत, राजस्थान के अपने लोग हाइट थोड़ी लंबी होती, गुरखाओं की हाइट। अब आप ऊपर चढ़ रहे, ऊपर वाला लंबा आदमी दूर से दिख जाएगा ना, गुरखे यूं पहाड़ों के नीचे, है ना, पहाड़ के छुपते 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 एकदम पास में पाकिस्तान वाले ऊपर छोटे। अब पाकिस्तान वाले तो ऊपर 5 ही बैठे, अब नीचे से भले अपने वाले जो 500 जा रहे हैं पर ऊपर की फायरिंग में तो मार ही देंगे। वो गुरखे धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए, पास में जाके पाकिस्तान वालों का त्या ऐसा गुरखे बहादुर थे, खुखरी उखरी कई तीन आया, खुखरियों से मार मार के मार दिया था। यार हमारे देश की रक्षा करने के अंदर गुरखाओं का बड़ा योगदान रहा है, इसलिए नेपाल अपना छोटे भाई जैसा है। नेपाल में अपने में कोई फर्क है। आजकल चाइना जरूर यूं थोड़े पंगे करवा देता है इधर उधर से, पर फिर भी नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे। उसका कारण ये था कि नेपाल के राजा कहां से गए थे, मेवाड़ से, अपने यहाँ से मतलब भारत से गए हुए हैं, तो उनको कनेक्टिंग फील होता ही है हमेशा कि नहीं भाई अपने वहां से हुए तो अपने वहां के लोग हैं। अपने राजस्थान की खूब सारे राजाओं की रिश्तेदारियां नेपाल, मतलब राजस्थान की खूब सारे राजा शादी करके कहाँ गए, नेपाल। नेपाल की खूब सारे राजा शादी करने के लिए कहाँ है। ये वैसा ही है कि अपने एक चाचा जी बेंगलोर जाके बिजनेस कर लेते हैं, फिर भी टाबरों का ब्याह करने के लिए वापस गाँव आते हैं। बेंगलोर वालों में तो ब्याह करने से रहे, ब्याह करने तो वापस ही आते हैं। बस उसे हम कहा, नेपाल वाले 700-800 साल हो गए फिर भी उनकी रिश्तेदारियां इधर होती रहती, याद रहेगी बात। तो पहला बंदा जो उधर गया था कौन था, किसका छोटा भाई था, और वो उधर कौन सी शाखा स्थापित करता, अपने मेवाड़ में कौन सी शाखा थी, याद रहेगी। एक और लिखो, इसी में एक हेडिंग और डालो नीचे, लिखो पद्मिनी।